आज जो केस स्टडी हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर भी शायद आपको इस पर यकीन नहीं आएगा। 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए प्लेन में ऐसा क्या हुआ कि अचानक बिना किसी आवाज और हिले डुले सभी पैसेंजर्स और पायलट लाश में बदल गए। क्या फाइटर प्लेन्स को इस विमान को मार गिराने का आदेश दिया गया? क्या विमान को किसी अनजान ताकत ने काबू कर लिया था या ये कोई आतंकी साजिश थी? देखने सुनने में ये कोई थ्रिलर फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन यकीन मानिए इस सच्चे हादसे ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। एविएशन दुनिया की इस दिल दहला देने वाली दुर्घटना के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। 14 अगस्त 2005 साइप्रस का लार्नाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट। रात के लगभग 1:25 पर हीलियोस एयरवेज की फ्लाइट JU 522 लंदन से उड़कर लार्नाका एयरपोर्ट पर लैंड करती है। फ्लाइट के टर्मिनल पर पहुंचने के बाद फ्लाइट क्रू मेंबर एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ को प्लेन के सर्विस दरवाजे से आ रही किसी अजीब तरह की आवाज की शिकायत करते हैं और ग्राउंड इंजीनियर से पूरे प्लेन की अच्छी तरह से जांच करने को कहते हैं। इसके बाद ग्राउंड इंजीनियर प्लेन को मैन्युअली प्रेशराइज करके उसमें किसी भी तरह के लीकेज को चेक करता है और अपनी रिपोर्ट में प्लेन में किसी भी तरह की खराबी से इनकार करता है। ओलंपिया के नाम से रजिस्टर्ड लगभग 7 साल पुराना बोइंग 737 का ये प्लेन 16 अप्रैल 2004 में हीलियोस एयरवेज में शामिल किया गया था। ये सभी जांच पूरी होने के बाद ये प्लेन अपनी अगली उड़ान की तैयारी शुरू करता है। अपनी अगली उड़ान के लिए प्लेन को लार्नाका एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था, जिसके लिए नए क्रू मेंबर्स और पायलट्स को नियुक्त किया गया था। इस उड़ान के लिए प्लेन में 115 यात्रियों के साथ 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। प्लेन का नेतृत्व 58 वर्षीय जर्मन पायलट हांस यूर्गन मेर्टन कर रहे थे, जो पिछले 35 वर्षों से हीलियोस एयरवेज के साथ ही काम कर रहे थे। कैप्टन हांस यूर्गन मेर्टन के पास कुल मिलाकर 16,900 घंटों का फ्लाइंग अनुभव था, जिसमें 5,500 घंटों का अनुभव इसी तरह के बोइंग 737 प्लेन को उड़ाने का था। फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर 51 वर्षीय पायलट पंपोस कैरेलम्बूस को नियुक्त किया था, जो पिछले 5 सालों से हीलियोस एयरवेज के साथ काम कर रहे थे। फर्स्ट ऑफिस पंपोस कैरेलम्बूस के पास भी 7,549 घंटों का फ्लाइंग अनुभव था। सुबह के लगभग 8 बजे धीरे धीरे सभी यात्रियों के सवार होने के बाद हीलियोस फ्लाइट अपना रोल ऑफ प्रोसेस शुरू करती है और टैक्सीवे से होते हुए फ्लाइट रनवे पर पहुंचती है। सभी प्री फ्लाइट चेकिंग कंप्लीट करने के बाद लगभग 9:07 पर हीलियोस फ्लाइट लार्नाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। मौसम बिल्कुल साफ था और सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था। अपने फ्लाइट रूट को फॉलो करते हुए प्लेन मेडिटरेनियन समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए अपनी निर्धारित हाइट की तरफ बढ़ता है। लार्नाका से एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक की ये दूरी हीलियोस फ्लाइट को लगभग 1 घंटे 23 मिनट में पूरी करनी थी और धीरे धीरे हाइट बढ़ाता हुआ प्लेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। टेक ऑफ के लगभग 10 मिनट बाद प्लेन जब 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो तभी अचानक कॉकपिट में केबिन प्रेशर वार्निंग अलार्म बजने लगता है और आमतौर पर इस अलार्म का मतलब पायलट को ये बताना होता है कि प्लेन के केबिन प्रेशर सिस्टम में कुछ खराबी है और इसलिए पायलट को प्लेन की हाइट और नहीं बढ़ानी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पायलट इस वार्निंग अलार्म को सही तरीके से नहीं समझ पाए और उन्हें लगा कि ये फ्लाइट टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म है, जिसे फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले बजना चाहिए था, ना कि टेक ऑफ के 10 मिनट बाद। टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म आमतौर पर टेक ऑफ से पहले बजता है, जिसका मकसद पायलट्स को ये बताना होता है कि प्लेन को टेक ऑफ के लिए सही तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है, इसलिए उनके टेक ऑफ को रोककर सभी फ्लाइट चेक दोबारा पूरे करने चाहिए। लेकिन यहाँ तो प्लेन पहले ही टेक ऑफ करके 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था, तो अब ये अलार्म क्यों बज रहा है? ये सोच सोच कर पायलट्स की कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ती जा रही थी और प्लेन अभी भी ऊपर की तरफ क्लाइंब करता जा रहा था और अगले कुछ ही मिनटों में एक एक करके कॉकपिट में बहुत सारे वार्निंग अलार्म बजने शुरू हो गए। कैबिन प्रेशर
वार्निंग अलार्म के कारण पहले से ही परेशान दोनों पायलट्स अब इन नए वार्निंग अलार्म्स को ठीक करने की कोशिश में लग जाते हैं और काफ़ी मशक्कत करने के बावजूद भी जब दोनों पायलट्स इन वार्निंग अलार्म्स को ठीक नहीं कर पाते तो वो फाइनली हीलियोस मेंटेनेंस टीम को मदद के लिए कॉल करते हैं। अब तक प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। पायलट्स अभी मेंटेनेंस टीम को अपनी प्रॉब्लम समझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी अचानक पैसेंजर ऑक्सीजन अलार्म बजने लगता है और देखते ही देखते पैसेंजर केबिन में ऑक्सीजन मास्क लटकने लगते हैं। लेकिन कॉकपिट में पायलट्स को अभी तक भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि पैसेंजर केबिन में ऑक्सीजन मास्क लटक चुके हैं। पायलट्स अभी भी इसे लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग मैसेज समझकर सर्विस टीम से इसे ठीक करने की जानकारी मांग रहे थे। कुछ देर बाद सर्विस टीम पायलट्स की कॉल को प्लेन के ग्राउंड इंजीनियर से कनेक्ट करती है। ग्राउंड इंजीनियर जब पायलट्स से प्लेन में आ रही खराबी की जानकारी मांगता है तो पायलट्स कहते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्लेन को वेंटिलेशन कूलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ये सुनकर इंजीनियर पायलट्स को प्लेन का प्रेशराइजेशन बटन चेक करने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या ये बटन ऑटो मोड पर सेट है या नहीं। लेकिन कॉकपिट में बज रहे अलग अलग वार्निंग मैसेज से परेशान पायलट्स सर्विस इंजीनियर के इस सवाल को अनसुना कर देते हैं और दोबारा उसे वेंटिलेशन कूलिंग सिस्टम को ठीक करने की जानकारी मांगते हैं। और इसके बाद अचानक पायलट्स और सर्विस इंजीनियर की बातचीत बंद हो जाती है। ग्राउंड सर्विस टीम और एटीसी बार बार पायलट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन पायलट्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अपने निर्धारित रूट प्लान के अनुसार प्लेन अभी भी अपनी हाइट बढ़ाता जा रहा था और 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर प्लेन अभी भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। सुबह के 9:30 पर एटीसी फिर से पायलट्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन अभी भी कोई जवाब नहीं आता। 9:37 पर प्लेन साइप्रस के एयर स्पेस से निकलकर एथेंस के एयर स्पेस में दाखिल होता है। आमतौर पर प्लेन जब एक एयर स्पेस से दूसरे एयर स्पेस में जाता है तो पायलट्स नए एयर स्पेस के एटीसी टावर को कांटेक्ट करके इसकी जानकारी देते हैं। लेकिन इस प्लेन के पायलट्स ने एटीसी से किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं किया। बिना कोई कांटेक्ट किए अपने निर्धारित रूट को फॉलो करते हुए प्लेन अभी भी 34,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता जा रहा था। 10:12 से 10:50 के बीच में 19 बार प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई लेकिन दुर्भाग्य से किसी भी बार पायलट्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। 10:40 पर 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ प्लेन एथेंस एयरपोर्ट द्वारा निर्धारित होल्डिंग पैटर्न को फॉलो करता हुआ उसके चक्कर लगाने लगता है। बार बार कोशिश के बावजूद भी जब प्लेन के पायलट से कोई कांटेक्ट नहीं होता तो पास के ही हेलेनिक एयरफोर्स स्टेशन से 2 F-16 लड़ाकू जहाजों को हीलियोस प्लेन के पास जाकर उसे चेक करने के लिए भेजा जाता है। लगभग 11:24 पर दोनों फाइटर प्लेन हीलियोस फ्लाइट के पास पहुंच जाते हैं जिसके बाद एक फाइटर प्लेन हीलियोस फ्लाइट के पीछे पीछे उड़ने लगता है जबकि दूसरा फाइटर प्लेन उसके साथ उड़कर प्लेन में झांकने की कोशिश करता है। प्लेन में झांकने पर फाइटर पायलट देखता है कि फर्स्ट ऑफिसर अपनी सीट पर बेसुध पड़ा हुआ है और कैप्टन की सीट खाली पड़ी हुई है। फाइटर पायलट तब थोड़ा और नजदीक आकर पैसेंजर केबिन की खिड़की में देखने की कोशिश करता है। वो देखता है कि सभी पैसेंजर अपनी सीट पर तो है लेकिन किसी भी पैसेंजर में कोई हलचल नहीं हो रही है। पैसेंजर केबिन में ऑक्सीजन मास्क भी लटक रहे थे लेकिन किसी भी पैसेंजर ने ऑक्सीजन मास्क नहीं पहने थे। तभी अचानक फाइटर पायलट हीलियोस प्लेन के कॉकपिट में बिना मास्क पहने हुए किसी अनजान आदमी को आते हुए देखता है जो कप्तान की सीट पर जाकर बैठ जाता है। ये देखकर फाइटर पायलट हीलियोस प्लेन के थोड़ा और नजदीक जाकर उस इंसान का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है लेकिन बेसुधी की हालत में वो अजनबी इंसान फाइटर प्लेन की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लगभग 11:50 पर इसी तरह अपने आप उड़ते हुए हीलियोस प्लेन के बाएं इंजन से धुआं निकलने लगता है और कुछ देर बाद बाएं इंजन के बंद होने के साथ ही प्लेन एक तरफ झुकने लगता है। लगभग 11:54 पर फ्लाइट के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में 2 बार मे डे मैसेज रिकॉर्ड होते हैं और लगभग 12 बजे जब प्लेन 7100 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तो तभी बाएं इंजन के साथ साथ दायां इंजन भी फ्यूल खत्म होने के कारण बंद हो जाता है। दोनों इंजन के बंद होते ही प्लेन तेजी से नीचे आने लगता है।
और 12:04 पर एथेंस एयरपोर्ट से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्रामेटिको के नजदीक पहाड़ियों में क्रैश हो जाता है। दुर्भाग्य से प्लेन में सवार सभी लोगों की इस हादसे में मौत हो जाती है। ग्रीस के इतिहास में ये सबसे बड़ी और दर्दनाक हवाई दुर्घटना थी और तुरंत ही इसकी जांच शुरू कर दी गई। जांच के दौरान इन्वेस्टिगेटर को पता चलता है कि अपनी इस दुर्भाग्यपूर्ण फ्लाइट से पहले रात को ये प्लेन जब लंदन से लरनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा था तो उस फ्लाइट के क्रू मेंबर्स ने प्लेन के राइट साइड के सर्विस डोर में अजीब तरह की आवाज और डोर सील के जाम होने की शिकायत ग्राउंड सर्विस स्टाफ से की थी और उनसे कहा था कि प्लेन की अच्छी तरह पूरी जांच की जाए। इस शिकायत के मद्देनजर ग्राउंड इंजीनियर प्लेन को मैन्युअली प्रेशराइज करके किसी भी संभावित लीक की जांच करता है। ये जांच करने के लिए इंजीनियर प्लेन के प्रेशराइजेशन बटन को ऑन ऑटो मोड से मैनुअल मोड में सेट करता है और प्लेन के एपीयू पावर की मदद से प्लेन में हवा का दबाव बनाता है ताकि किसी भी तरह की लीकेज का पता लगाया जा सके। प्रेशराइजेशन जांच पूरी होने के बाद प्लेन के प्रेशराइजेशन बटन को दोबारा मैनुअल मोड से हटाकर ऑटो मोड में सेट करना होता है, लेकिन दुर्भाग्य से इंजीनियर प्रेशराइजेशन बटन को ऑटो मोड में सेट करना भूल जाता है। आमतौर पर इसी ऑटो मोड के कारण कोई भी प्लेन जब ऊंचाई पर जाता है और केबिन में हवा का दबाव कम हो जाता है तो ये बटन ऑटोमेटिक तरीके से प्लेन के केबिन में हवा का दबाव बनाए रखता है ताकि प्लेन में सवार सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स आराम से सांस ले सके। और अगर किसी कारण से ये बटन मैनुअल मोड पर सेट होता है तो ये पायलट्स की जिम्मेदारी होती है कि प्लेन में हवा का दबाव मैनुअल तरीके से बनाए रखे। स्टैंडर्ड प्रोसेस के अनुसार किसी भी फ्लाइट से पहले पायलट्स 3 अलग अलग चेकिंग चरणों के दौरान इस बटन को चेक करते हैं। प्री फ्लाइट चेक्स, आफ्टर स्टार्ट चेक और आफ्टर टेक ऑफ चेक। लेकिन दुर्भाग्य से हीलियोस फ्लाइट के पायलट्स ने भी इन तीनों चरणों की जांच के दौरान प्रेशराइजेशन बटन को चेक नहीं किया और ये बटन मैनुअल मोड में ही रह गया। इसलिए टेक ऑफ के बाद जैसे जैसे हीलियोस फ्लाइट ऊंचाई पर जाती गई, प्लेन के केबिन में हवा का दबाव कम होता चला गया। प्लेन में हवा का दबाव कम होते ही प्लेन के कंप्यूटर ने कॉकपिट में कैबिन प्रेशर वार्निंग मैसेज देना शुरू कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ भी पायलट्स इस वार्निंग मैसेज को अच्छी तरह नहीं समझ पाए और उन्हें लगा कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एरर का वार्निंग मैसेज है। कैबिन प्रेशर वार्निंग मैसेज और टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग मैसेज एक जैसे ही सुनाई देते हैं और शायद इसीलिए पायलट्स कंफ्यूज हो गए और अब जैसे जैसे प्लेन ऊपर जाता जा रहा था, बिना किसी की भी जानकारी के प्लेन में हवा का दबाव कम होता जा रहा था और जब प्लेन में हवा का दबाव खतरे के निशान को पार कर गया तो पैसेंजर केबिन में ऑटोमेटिक तरीके से ऑक्सीजन मास्क लटकने लगे, जिसके कारण कॉकपिट में भी मास्टर वार्निंग अलार्म बजने लगा। और चूंकि कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिकली नहीं लटके थे, इसलिए पायलट्स को पता ही नहीं चल पाया कि प्लेन में हवा का दबाव कम हो चुका है और पैसेंजर केबिन में ऑक्सीजन मास्क लटक चुके हैं और धीरे धीरे प्लेन में ऑक्सीजन कम होने के कारण पैसेंजर्स और केबिन क्रू के साथ साथ पायलट्स भी बेसुधी के हालत में जाते जा रहे थे। ऐसे हालत में जब ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती है तो शरीर को पता ही नहीं चलता कि कब दिमाग सुन्न हो जाता है और इंसान बेसुध होकर मौत के मुंह में समा जाता है। इसी कारण से जब ग्राउंड इंजीनियर रेडियो पर पायलट से प्रेशराइजेशन बटन को चेक करने के लिए कहता है तो बेसुधी के कारण पायलट उसे समझ नहीं पाते और धीरे धीरे फर्स्ट ऑफिसर अपनी सीट पर ही बेहोश हो जाता है। उस वक्त कप्तान कॉकपिट की पिछली तरफ इलेक्ट्रिक सर्किट को चेक करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो वही बेहोश हो जाता है। इसी कारण से F-16 फाइटर पायलट्स को कप्तान अपनी सीट पर दिखाई नहीं देते। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जांच के बाद इन्वेस्टिगेटर ने पाया कि वो अजनबी इंसान जिसे फाइटर पायलट्स ने कॉकपिट में आते हुए देखा था, वो फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास पी थे, जो एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से कुछ देर तक होश में थे। किसी तरह प्लेन को कंट्रोल करके क्रैश होने से बचाने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम बोइंग 737 प्लेन की बात करें तो जब भी प्लेन में ऑक्सीजन का दबाव कम होता है तो प्लेन में लगे हुए केमिकल यूनिट से ऑक्सीजन मास्क के द्वारा पैसेंजर केबिन और कॉकपिट में ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। ये ऑक्सीजन सप्लाई लगभग 12 मिनट्स के लिए पर्याप्त होती है
ताकि पायलट प्लेन की हाइट काम करके उसे 10,000 फीट तक ले आए। इस ऊंचाई पर बिना ऑक्सीजन मास्क के भी पैसेंजर और केबिन क्रू आसानी से सांस ले सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हीलियोस फ्लाइट के पायलट को प्लेन में कम हुए हवा के दबाव का पता ही नहीं चल पाया और पैसेंजर्स के साथ साथ केबिन क्रू और पायलट्स हवा में ही